नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि पंजाब के लुधियाना से सामने आ रही है, जिसमें कि आपको बताते चले कि शिवसेना के नेता संदीप थापर पर जानलेवा हमला किया गया है। आपको बताते चले कि निहंगों के द्वारा इस जानलेवा हमले को किया गया है और जिसका अब वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें कि शिवसेना के नेता संदीप थापर उर्फ गोरा पार्क शुक्रवार यानी आज लुधियाना के सिविल अस्पताल के पास 3 निहंगों ने बेरहमी से हमला कर दिया। हालांकि आपको बताते चले कि इस वीडियो में 2 निहंग ही जो है वो कैप्चर हो पाए हैं। इसी के साथ आपको बताते चले कि थापर के सिर पर गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें सिविल अस्पताल में लुधियाना ले जाया गया है, जहां से गंभीर हालात को देखते हुए उन्हें डीएमसी रेफर कर दिया गया। संदीप थापर गोरा गनमैन के साथ सिविल अस्पताल में चलने वाले संवेदना ट्रस्ट के प्रधान हैं। वहीं आपको बताते चले कि रविंद्र अरोड़ा की पुण्यतिथि समागम में शामिल होने के लिए गए थे और जिस दौरान लौटते समय उनके साथ यह घटना घटी। जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से निहंगों के द्वारा सुनील थापर पर जानलेवा हमला किया गया है। वहीं आपको बताते चले कि इस बीच जो नेता है वो पूरे तरीके से लहूलुहान हो गए और जिसके बाद उन्हें जानकारी मिलते ही उनके परिजनों के द्वारा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक के बीच जो है संदीप जो है फंस जाते हैं और जिसके बाद निहंग उनके पास से जो है गुजर रहे होते हैं और इसी दौरान इस वारदात को अंजाम दिया जाता है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लुधियाना से संवाददाता सुनील पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुनील, सबसे पहले आप विस्तार से बताइए कि आखिर क्या मामला था। मैम, जैसे कि अभी आपने निकिता ही बताया कि जो संदीप थापर जी हैं वह कोई फंक्शन से वापसी लौट रहे थे जी। हालांकि ये लुधियाना पंजाब में कोई पहली बार ऐसी घटना नहीं घटित हुई है कि एक शिवसेना के नेता के ऊपर जानलेवा हमला हुआ हो। इससे पहले भी अमृतसर में हुआ था, वहां पर तो सरेआम गोलियां चल गई थी और जो शिवसेना नेता थे उनकी मौके पे ही मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी उनकी मौके पे। उसके बाद देखा गया तो पंजाब में ऐसे कई नेता थे, शिवसेना नेता, जिनको पंजाब सरकार ने सुरक्षा भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी देखिए शिवसेना नेता को सुरक्षा मिलने के बावजूद भी दिन दिहाड़े निहंग सिंहों ने और उनको तलवार से रौंद दिया। किस तरह मारा है वो विजुअल्स में आप देख सकते हैं और हमारे जो है सदस्य भी देख सकते हैं कि किस तरह उनके सिर पे कितनी गंभीर चोटें आई हैं अभी। बिल्कुल सुनील, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतना जानलेवा हमला किस कारण से किया गया है? इसके पीछे कारण क्या है हमले का? निकिता, ये भी ये क्लियर नहीं हुआ है कि मेन वजह क्या है हमले का, लेकिन ये जो शिवसेना के ऊपर जो है हमला कई दिनों से चलते आ रहा है। पिछली बार भी एक नेता जो है शिवसेना के, उनको धमकियां मिल रही थी, लेकिन उनके साथ अभी ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि किस तरह संदीप जी के साथ ये घटना घटित हुई है। फिलहाल जो नेता हैं उनके क्या स्वास्थ्य के हाल हैं? क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों में सामने आ रहा है उन पर जानलेवा हमला तेजधार हथियार से किया गया है और उनको काफी चोटें भी आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको तो अभी फिलहाल के लिए सिविल हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। हालात थोड़े नाजुक बताए जा रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने हमला किया है तलवार से किया है, तेजधार तलवार था और उन्होंने सिर पे ही हमला किया है, इसलिए उनको भी फिलहाल के लिए सिविल में एडमिट किया गया है। मौके पे जो शिवसेना के और भी नेता लोग हैं वो भी पहुंच चुके हैं। अभी थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद कुछ सामने आएगा कि अब उनकी हालात कैसे हैं। मौके पे पुलिस भी पहुंच चुकी है। आप देखे होंगे विजुअल में, जहां वारदात हुई है वहां पर किस तरह एक जो है पंजाब पुलिस का जो कर्मी है, पुलिसकर्मी है, वो किस तरह गन लेके घूम रहे हैं कि अब कोई और घटना ना हो। लेकिन आप एक चीज देखिए, कोई भी घटना होती है वहाँ ये नहीं पता कि पुलिस बाद में क्यों पहुंचती है। हालांकि उस शिवसेना संदीप नेता, जो शिवसेना का नेता है, उसके साथ भी एक गनमैन था। उस वक्त उस गनमैन ने कुछ नहीं किया, लेकिन बाद में आकर जो अपना पुलिस है
वो भी गन लेकर और अब सुरक्षा कर रही है जब घटना घटित हो गई उसके बाद। बिल्कुल, इसमें देखा जाए तो जो तस्वीरें सामने आ रही हैं सुनील, इसमें बहुत बड़ा सवाल जो है वो पुलिस प्रशासन पर भी खड़ा होता है, क्योंकि नेता के साथ उस समय एक पुलिस वाला मौजूद है लेकिन वो बिल्कुल निहत्था, मतलब पूरे तरीके से उनकी ओर से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। क्या फिलहाल बिल्कुल पुलिस बिल्कुल की ओर से किसी तरीके की शिकायत दर्ज कर ली गई है मामले में अभी तक? मैम, अभी तक मामले में कोई भी क्लियरेंस नहीं हो रहा है पुलिस की तरफ से। हम्म। हाँ, अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पुलिस की उसके बावजूद ही कुछ जाकर क्लियर होगा कि कौन थे वो निहंग सिंह जो हमला करके चले गए। ठीक है सुनील, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो कि पंजाब के लुधियाना से सामने आई है और जिसमें नेता के ऊपर जानलेवा हमला किया गया है, लेकिन आपको बताते चले कि पुलिस की ओर से अभी तक भी इसमें किसी भी तरीके की कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है, जो कि प्रशासन पर कई तरीके के सवाल भी खड़े करती है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाढ़ नियंत्रण पर दिल्ली की मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि हमने बाढ़ राहत और बाढ़ नियंत्रण के संबंध में दिल्ली सरकार और सभी संबंधित विभागों की तैयारियों को ध्यान में रखा है। हमें उम्मीद है कि दिल्ली में बाढ़ की स्थिति नहीं होगी, लेकिन अगर यमुना पानी का जो स्तर बढ़ता है तो दिल्ली सरकार उससे निपटने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। इसी के साथ उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आप सुनिए। दिल्ली सरकार की और जो सारी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं, चाहे वो डीडीए हो चाहे वो एमसीडी हो, सबकी फ्लड रिलीफ के लिए, फ्लड इवैक्यूएशन के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए पूरी तैयारियों का जायजा लिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि दिल्ली में फिर से बाढ़ की परिस्थिति ना आए, लेकिन अगर दिल्ली में यमुना का वाटर लेवल राइज करता है तो दिल्ली सरकार उससे डील करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। देखिए, आईएमडी का वेदर फोरकास्ट तो हम रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से पिछले 2 दिन में लगातार बारिश हुई है, तो हिमाचल प्रदेश में जब बारिश होती है तो उसके बाद हथनी कुंड पर पानी बढ़ता है और हथनी कुंड के आगे दिल्ली में भी पानी का डिस्चार्ज बढ़ता है, लेकिन अभी बहुत लिमिटेड डिस्चार्ज है हथनी कुंड बराज पे। हथनी कुंड बराज पे अभी 352 क्यूसेक्स का डिस्चार्ज है। जब वो 1 लाख क्यूसेक के ऊपर जाता है तभी बाढ़ की आशंका और वाटर लेवल बढ़ने की आशंका सामने। दिल्ली सरकार की और जो सारी कंसर्न दिल्ली में प्रदूषण पर जानकारी देते हुए दिल्ली कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दिल्ली को चारों तरफ से प्रदूषण की मार झेलनी पड़ती है, लेकिन इस सब के बावजूद भी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम हुआ है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ सक्रिय रूप से काम कर रही है और इसका परिणाम यह है कि यहाँ 30% प्रदूषण कम हुआ है। प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने हरित क्षेत्र को बढ़ाया है। इस साल हम 64 लाख और भी पेड़ लगाने जा रहे हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ जानकारी दी, आप सुनिए। 31%, 32% दिल्ली के लोगों का कंट्रीब्यूशन है। 69%, 68% दिल्ली के प्रदूषण की मार चारों तरफ से झेलनी पड़ती है। ये बात सच है कि दिल्ली प्रदूषण से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, लेकिन यह भी बात सच है कि दिल्ली अकेला राज्य है जो प्रदूषण के खिलाफ सबसे ज्यादा सक्रिय रूप से काम कर रहा है और उसका हमें परिणाम भी मिल रहा है कि पिछले सालों की तुलना में दिल्ली के अंदर 30% से ज्यादा प्रदूषण का स्तर घटा है। चाहे दिल्ली के अंदर अगर आप देखें पूरे एनसीआर में और दिल्ली को अगर आप देखें तो दिल्ली अकेला राज्य है जहां सबसे ज्यादा सीएनजी बसें पहले भी थीं, लेकिन आज इलेक्ट्रिक बसों की संख्या सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो दिल्ली के अंदर, जिससे हम व्हीकल पोल्यूशन को कम करने के लिए काम कर रहे हैं। ये भी पॉलिसी अगर किसी सरकार के पास है, दिल्ली सरकार के पास है, जिससे हम प्राइवेट वाहनों को भी प्रमोट कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमारी सरकार जब बनी तो दिल्ली का जो ग्रीन क्षेत्र था 20% था, आज 23% से ज्यादा हमने उसे पहुंचाया है, जिससे कि प्रदूषण के स्तर को कम किया जा सके। दिल्ली के अंदर जागरूकता अभियान हम लगातार चला रहे हैं। तो मेरा मानना है कि यह बात ठीक है कि चैलेंज हमारे सामने है, लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है कि दिल्ली के लोग जितनी जागरूकता से प्रदूषण को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, हमारी लड़ाई भी उतनी मजबूती से जारी है। हमारी कोशिश यही है कि आगामी दिनों में और हम सब मिलकर के इस प्रदूषण के स्तर को कम करें और उसके लिए ग्रीन बेल्ट को बढ़ाने के महाअभियान को 11 तारीख से हम लोग शुरू कर रहे हैं। इस साल 64 लाख और हम पौधे लगाने जा रहे हैं। तो 2 हमारे पास हथियार हैं, एक है ग्रीन बेल्ट को बढ़ाना और दूसरा है व्हीकल पोल्यूशन को कम करना। इन दोनों पे युद्ध स्तर पे सरकार काम कर रही है
और इसे हम आगे और काम करेंगे। जो दिल्ली के अंदर पोल्यूशन है उसके साथ साथ जो एनसीआर का पोल्यूशन है उसमें जरूर हमारी केंद्र सरकार से गुजारिश है। वो हर बार मैं देखता हूं कि भाजपा की सरकार चुप्पी साध के बैठ जाती है। मुझे लगता है कि ये ऐसा मुद्दा है जिसमें सबको सक्रिय तौर पर काम करने की जरूरत है। और नोएडा के लॉजिक्स मॉल में भीषण आग लग गई और आग लगने की वजह से पूरे मॉल को खाली करवा दिया गया। आपको बताते चले कि सेक्टर 32 के अंतर्गत आने वाले इस मॉल में दोपहर 12:15 के करीब की है पूरी घटना बताई जा रही है। वहीं आपको बताते चले कि दमकल की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुट गए और जिसके बाद दमकल के अधिकारियों ने जानकारी दी कि मॉल में घुसने के कई जगहों से शीशों को तोड़ा गया है और तब जाकर टीम के द्वारा इस पूरे मामले पर जो है बनाया गया। आपको बताते चले कि शीशे तोड़ने के बाद मॉल का धुआं जो है वो बाहर निकला और जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के बाद मौके पर जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे समझा जा सकता है कि आग की स्थिति कैसी रही होगी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के कारण यह भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद शोरूम को पूरे तरीके से खाली करवा लिया गया क्योंकि जैसे ही आग लगी वैसे ही पूरे के पूरे मॉल में अफरा तफरी मच गई। वहीं आपको बताते चले कि लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ मॉल में मौजूद लोगों को बाहर निकाला गया और जिसमें फिलहाल राहत की बात यही है कि किसी तरीके की जानमाल की हानि नहीं हुई है। देखो, लगभग 11 बजे कंट्रोल रूम को सूचना मिली थी कि एडिडास के शोरूम से सेक्टर 32 से लॉजिक्स मॉल में आग लग गई है। इस पर तुरंत सीएफओ और फायर सर्विस की तुरंत गाड़ियां यहां भेजी गई। पुलिस के एडिशनल डीसीपी, एसीपी, थाना अध्यक्ष सारा फोर्स भेजा गया ताकि किसी व्यक्ति को किसी तरह का नुकसान न हो और इसमें पूरी कामयाबी मिली विभाग को। आग बुझा ली गई है, किसी व्यक्ति को किसी तरह की कोई चोट नहीं है और अभी इसमें धुआं भरा हुआ है जो मशीनों से निकाला जा रहा है। ये धुआं निकल जाएगा तो स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आग कैसे लगी और कहां से शुरू हुई थी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग में बची भगदड़ मामले में मौत का आंकड़ा और भी बढ़ गया। आपको बताते चले कि इस दर्दनाक हादसे में मरने वालों की संख्या 121 से बढ़कर अब 123 हो गई है, जबकि 19 शवों की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। आपको बताते चले कि दूसरी तरफ पुलिस अब तक भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। बाबा के सेवेदार और मुख्य आरोपी देव प्रकाश माथुर भी फरार हैं। तो वहीं हाथरस की भगदड़ में कई नए खुलासे भी हुए हैं। हादसे के बाद 5 नंबरों से बाबा को 20 कॉल किए गए थे। मुख्य आयोजक सहित तो उसके 5 सहयोगियों ने भोले बाबा उर्फ सूरज पाल को एक एक घटनाक्रम की जानकारी दी, जिसमें कि आपको बताते चले कि आईजी शलभ माथुर ने जानकारी देते हुए बताया कि जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। जो भी तथ्य जांच में सामने आ रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई भी की जा रही है। जांच में नाम सामने आने पर भोले बाबा से भी पूछताछ की जा सकती है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि मुकदमे की विवेचना सीओ हाथरस राम प्रवेश राय को सौंपी गई है। जांच में नाम आने पर अब बाबा से भी पूछताछ करने की बात कही गई। समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी, वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। मैं तो गया नहीं था, मेरी पत्नी गई थी और मेरी दोनों बेटियां बाद में गई थी। वो पहले चली गई थी और दूसरी ट्रेन से मेरी बेटियां गई थी। जब वहाँ सत्संग जब खत्म होता है, समापन होता है, तो उसके बाद में जब वो निकल के जाते हैं तो एकदम भीड़ भागती है उनकी तरफ कि जहाँ से गाड़ी निकलती है ला वहाँ पे चरणों की धूल ले लें। तो ये लोग तो बहुत आगे थे, फिर भी पता नहीं कैसे भीड़ की चपेट में आ गए। परिवार मेरी बेटी छोटी थी, लता मणि नाम था उसका, वो भीड़ की चपेट में आ गई। मेरी बड़ी बेटी भी भीड़ की चपेट में आ गई, पर बड़ी बेटी, छोटी बेटी जो नीचे दब गई, बड़ी बेटी ऊपर उसको निकालने की प्रयास कर रही थी, पर वो निकाल नहीं पाई उसे। जब थोड़ी देर बाद उसने निकाला तो वो थोड़ा ऐसी सांस थी उसमें, अपनी मेरी बड़ी बेटी के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। अब वो आ रहे हैं तो वही हमसे पूछेंगे क्या क्या है, क्या बात जो पूछेंगे,
तो उस टाइम जो पूछेंगे तभी जवाब देंगे। उन्होंने सब पीड़ित परिवारों के दुख जाना और दुख जानने के बाद उन्होंने कहा कि ये मैं संसद में जाके नहीं इस सवाल मुद्दे को उठाऊंगा और ये मुआवजा कम दिया जा रहा है, इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूंगा। यही हमें आश्वासन देके गए हैं और हमें गांधी ने सबकी पीड़ित पूछी, बस यही पूछा कि पीड़ित सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। की बात हुई या परिजनों आपके? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। क्या उन्होंने कहा? यहाँ आए काफी देर तक बात कर रहे थे आप लोगों से? वो सभी से बात कर रहे, सबकी सुन रहे थे, सुनकर उन्होंने कहा चलो बात करेंगे। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे साथ सहयोगी ऋषभ जुड़ गए हैं। तो ऋषभ, जिस तरीके से मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा है, जिसमें कि जो मौत का आंकड़ा 121 था अब 123 हो गया है, तो क्या आगे भी इस मौत के आंकड़े के बढ़ने की आशंका है? ऋषभ जी, लगातार देखिए जो भी घायल थे उनकी हालत तो गंभीर बताई जा रही है और अभी उनका इलाज भी चल रहा है। डॉक्टर अपनी लगातार उन पर नजर बनाए हुए हैं, देख रेख में डॉक्टरों की इलाज चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मौत का आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है, क्योंकि काफी सारे जो बाबा के भक्त कहूँ या फिर लोग कहूँ, अभी भी वो काफी ज्यादा, कुछ लोग जो हैं वो काफी ज्यादा गंभीर हैं, जिनको इलाज के बाद ही पता चल पाएगा कि अब क्या हो पाता है। इलाज तो लगातार डॉक्टर जो है इनका कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक अभी अपडेट बता देता हूँ। दरअसल देखिए, काफी मौतों का आंकड़ा तो बढ़ ही रहा है, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले में गिरफ्तारी होनी भी शुरू हो गई है। भोले बाबा उस नारायण हरि सकारी का नाम इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उससे पहले उनके कई जो आयोजक थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यहाँ पर भोले बाबा का नाम नहीं है, मतलब भोले बाबा की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो आयोजक थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। ऋषभ, इसमें सोचने वाली बात यह है कि आईजी की ओर से अभी भी यही जानकारी दी गई है कि अगर जरूरत पड़ती है तो भोले बाबा से पूछताछ की जाएगी। तो यहाँ पर क्लियर है कि अभी तक भी गिरफ्तारी को लेकर कोई मूड जो है वो प्रशासन की ओर से नहीं बनाया गया है। तो इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? जी जी बिल्कुल, देखिए इसमें अभी लगता है कि पुलिस की गिरफ्तारी का कोई भी मूड नहीं है, क्योंकि इस कई बयान भी आए हैं, इस तरीके का बयान आया है। अभी एक वकील है, उनकी तरफ से बयान आया है। मैं आपको दरअसल बता दें, देखिए इस पूरे मामले में अब राजनीति जो है वो काफी ज्यादा तेज हो चुकी है। अब तमाम राजनेता जो है वो पीड़ितों से मिलने जा रहे हैं और उनसे बातें कर रहे हैं, तमाम तरीके, चाहे अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, तो इस तरीके की जो है अब मुलाकात उनसे जो है वो करनी शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारी जिम्मेदार आयोजक को सेवादार पर क्यों डाल रहे हैं? अपने कर्तव्यों से मतलब क्यों भाग रहे हैं? ये बाबा इतना ताकतवर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो या फिर मायावती हो, वो चुप्पी साधे पड़े हैं इस पूरे मामले पे। मजबूर कर दे रहा है कि ये इसके पीछे, मतलब जो इनके पीछे जो श्रद्धालु खड़े हैं, सबसे बड़ी वजह तो ये बताई जा रही है कि मतलब इस राजनीति देखिए किस तरीके से हो रही है। बाबा के जो समर्थक हैं वो एक बड़ा वोट बैंक है एक तरह से, और अब इन राजनेताओं की नजर उस वोट बैंक की तरफ है। तो इसीलिए ये बाबा के खिलाफ जो है बिल्कुल भी बोल नहीं रहे हैं। और यहाँ पर इस तरह की तमाम चीजें आ रही है। और अगर मैं बात करूं भोले बाबा के वकील की, जो कि एपी सिंह हैं, तो उनका दावा यह है कि बाबा ना तो छिपा है और ना ही फरार है, बल्कि पुलिस जो कह रही है बाबा उसके अनुसार कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। पुलिस जो कर रही है बाबा उसके अनुसार ही कार्य कर रहा है। और ये कहना, ये बयान जो है ये भोले बाबा के वकील एपी सिंह का बयान है। बिल्कुल ऋषभ, इस पूरे मामले में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो प्राथमिकी एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें भी भोले बाबा का नाम नहीं था, और साथ ही साथ पुलिस पर जिस अधिकारी की ओर से उस एफआईआर को दर्ज किया गया था उसमें भी कई तरीके के हेरफेर के आरोप जो है वो सामने आए थे। तो इस सबको लेकर कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन है वो पूरे तरीके से इस मामले को ठंडे बस्ते में डाले हुआ है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल आपने सही बात कही। देखिए बाबा का तो शुरू से इसमें एफआईआर में नाम नहीं है, मगर यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बाबा को बचा कौन रहा है और बाबा को बचाने का आखिर कारण क्या है? क्या ये वोट बैंक है जो बाबा के जो जितने भी समर्थक हैं बाबा के, इनकी वजह से ये बड़े नेता जो हैं चुप्पी साधे हुए हैं और सिर्फ पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बता रहे हैं? और जबकि पुलिस प्रशासन खुद वकील का दावा है कि उसके अनुसार काम कर रहा है, बाबा के अनुसार काम कर रहा है। ना तो बाबा छुपा है ना फरार है।
और पुलिस पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं ढूंढ पा रही है। आखिर पुलिस कानून व्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश की इतनी कमजोर हो गई है क्या कि एक बाबा को नहीं ढूंढ पा रही है? कोई माफिया जिसपे पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड हो, कोई आतंकवादी हो, उसे ढूंढने में समय लग जाए तो चलो सोचना भी पड़े कि हाँ भाई कि एक खूंखार अपराधी है, मगर बाबा का तो अभी कोई इतना बड़ा अपराधिक वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी बाबा को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। ऋषभ, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि उत्तर प्रदेश की वो पुलिस जो कि पूरे देश में जिसका डंका बजता है, बुलडोजर की कार्रवाई की बात हो या फिर कोई अन्य कार्रवाई की बात हो, लेकिन इस मामले में देखा जाए तो पुलिस पूरे तरीके से विफल नजर आ रही है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पुलिस तो विफल नजर आ रही है और कारण ये भी है क्योंकि अब कहीं ना कहीं बाबा का पॉलिटिकल कनेक्शन जो है वो बाबा के काम आ रहा है और पॉलिटिकल कनेक्शन होने के कारण ही पुलिस इस तरीके का काम कर रही है। और पुलिस जो है बाबा का FIR दर्ज नहीं कर रही है, बाबा को ढूंढ नहीं पड़ रही है, क्योंकि ये राजनेता हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, जिसने अभी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी नींव मजबूत की है, तो ये सारी पार्टी ये समझ गई है कि अगर हम बाबा के खिलाफ बोले या फिर प्रदेश की सरकार भी अगर पुलिस को कड़ा वो देती है, आदेश देती है कि बाबा को तत्काल प्रभाव में पकड़ के लाओ और 48 घंटे का आपको अल्टीमेटम दिया जाता है, आप 48 घंटे के अंदर बाबा की गिरफ्तारी करो, तो इस तरीके के आदेश देने से भी कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार जो है वो पीछे हट रही है, क्योंकि प्रदेश सरकार को भी कहीं ना कहीं खतरा है क्योंकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अब यही डर सताने लगा है कि अगर इस वक्त बाबा को गिरफ्तार किया तो कहीं उनकी उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीति खराब ना हो जाए, बाबा के जो समर्थक हैं कहीं वो उनसे दूरी ना बना लें। क्योंकि देखिए अभी मैं बताता हूँ, अखिलेश यादव की कुछ टाइम सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक जनवरी पिछले साल 2023 जनवरी का ट्वीट भी वायरल हो रहा है जिसके अंदर उसमें आप सीधे सीधे देख सकते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो भोले बाबा के सत्संग में शामिल हुए हैं, उन्होंने बकायदा ट्वीट किया है। लेकिन अखिलेश यादव से जब इस पर पूछा गया कि आपका बाबा से क्या कनेक्शन है तो वो चुप्पी साध गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश बीजेपी सरकार पर सारा ठीक रमड़ दिया। तो यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल कनेक्शन होने की वजह से बाबा को बचाव मिल रहा है पूरी तरह से। ये बात पूरी तरह से सत्यता जो है आने वाले समय में और भी साबित हो जाएगी। बिल्कुल ऋषभ, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से फिलहाल हाथरस का मामले में आपको बताते चले कि जहां एक तरफ परिवार वाले अपने पीड़ितों को खोने के बाद दुख में व्याप्त हैं, तो वहीं अब इस मामले पर पूरे तरीके से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है और जिसके पल पल की अपडेट हम आप तक भी पहुंचा रहे हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।